7th क्लास, अभी अपन ने एक वीडियो देखा था। उसके बाद आप पढ़ते हैं चाइना के बारे में। जिस तरह के पहले के ज़माने में पेंटिंग बनती थी, वास्को डी गामा या मोनालिसा की, तो आप देखते हो कि आज भी वो चित्र बहुत ज़्यादा फेमस है या बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। तो चाइनीज़ लोगों ने ये जो पेंटिंग संस्कृतियों पर इन्हों पे फोकस किया था और इनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया था। चाइनीज़ समाज ने संस्कृतियों से तांगा शासन के तहत 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और ये नुकसान को पूर्ति करने के लिए चीनी व्यापारियों ने भारत के साथ साथ अपने व्यापारिक सांठगांठ में काफ़ी सुधार किया था। और व्यापार के तौर पे देखो, भगवान बुद्ध ने भारत के माध्यम से भूमि मार्ग तय किया था, जिसमें रेशम मार्ग, समुद्री मार्ग लिया था। और व्यापार के साथ साथ बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म भी चीन तक पहुंच गया था। और चीन एक नया धनी मतलब और समृद्ध रूप में, ये मदुरंग के रूप में जाना जाता था। और यहाँ के जो व्यापार होता था, परिणाम ये हुआ कि बहुत अच्छे स्तर पे होता था और जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा विकसित हुआ। और आज भी हम देखें तो जो चीनी समाज है या चीन है, आज पूरे भारत पे सबसे ज़्यादा हावी है। भले वो आज देखा जाए कि टेक्नोलॉजी में जापान सबसे ज़्यादा आगे है, परंतु वो आज पूरे वर्ल्ड में सारे देशों पे, पूरी कंट्रियों पर सबसे ज़्यादा हावी है। चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो सामाजिक हो। जितनी भी हमारी जो भारतीय संस्कृति के जितने 30 त्योहार मनाए जाते हैं, वो भी जो चाइना की लाइट होते हैं, चाइना के मोबाइल होते हैं, चाइना के दीपक होते हैं, यहाँ तक कि जो गणगौर और चाइना में कोई गरबे नहीं खेले जाते, गणेश चतुर्थी नहीं मनाई जाती है, परंतु जो भी गणेश जी आते हैं या गरबे आते हैं, माता की मूर्तियाँ आती हैं, या जो राखी, यहाँ तक कि राखी त्यौहार तो एक ऐसा है कि भारतीय लोगों का है, परंतु राखी भी मेड इन चाइना से आप लोगों ने देखा होगा। तो मतलब भारत की जो समृद्धि है उसके ऊपर चाइना बहुत ज़्यादा हावी हो गया था। मतलब वो भले ही चीन देख ऐसा देश है, भले वो कुछ अपने लिए उपयोग करे या ना करे, परंतु वो कम लागत में मनुष्य को पूर्ति करता है, जिसके कारण हम लोग सबसे ज़्यादा आज हम किसी और चीज़ का ना देखें तो हम देखेंगे कि 70% लोग आज भी चाइना का मोबाइल यूज़ करते हैं। आज भी लोग चाइना की ऐप डाउनलोड करते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना का माल, कहते नहीं कि चाइना का माल सब सस्ता भी है और अच्छा भी है और सबकी पहुंच में है। भले वो भारत देश का जो मेड इन इंडिया माल है वो रफ एंड टफ होता है, परंतु उसकी लागत बहुत अधिक होती है और वो आम जनता के हाथ तक या आम जनता के लोगों तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण हमारे व्यापारिक दृष्टि से हमें हानि होती है कि हमें लागत ज़्यादा लगती है और उसकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है और सेलिंग प्राइस कम हो जाती है, तो जिसके कारण हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसीलिए जैसे आज वर्तमान में मोदी जी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनना, तो आत्मनिर्भर इसीलिए कि भैया हम लोग जब अपने भारत का माल खरीदेंगे, भारत का पैसा भारत में ही लगेगा, तो उसका हम सदुपयोग कर पाएंगे और भारत को एक नए स्तर पर पहुंचा पाएंगे। तो ये तो मैंने अभी टॉपिक से हट के बात बताई थी कि चाइना इतना ज़्यादा हावी क्यों हो गया है। अब उसके बाद आता है जो मुस्लिम धर्म की स्थापना। तो ये मुस्लिम धर्म जो देखा जाए मुख्य तौर पे, तो ये भारत में जिस तरह से चाइना को देखा जाता है कि सभी देशों के, उसी तरह से भारत में सबसे ज़्यादा मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित किया था। मुसलमान मंगोली के जो वंशावली थे या उनके वंशज थे, तो मंगोली जो घुमक्कड़ लोग होते हैं, तो ये बहुत ही मजबूत समूह था जो मंगोलिया के घास के मैदानों में रहता था या अफ्रीका के मैदान। और जो तैमूर, बाबर, जो दोनों थे वो भी मंगोली थे।
मंगोलिया मतलब सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक के तहत जब इन लोगों को एकजुट किया जाता था। और चंगेज़ खान, जिनका दूसरा नाम चंगेज़ी था, जो कि 1217 में चीन को विकसित किया था। चीन को और उत्तरी चीन का अधिकांश भाग मंगोलियों के नियंत्रण में था। और इसके बाद चंगेज़ खान ने पश्चिम की ओर गया और वो पूरे मध्य एशिया को अपने कब्जे में कर लिया और 1225 में मध्य एशिया का जो स्वामी बन गया था। चंगेज़ खान का निधन 1227 में हुआ था और इसके पोता काबुलाई खान के शासन में एक वेनिस व्यापारी मार्को पोलो ने उनके पिता के साथ चीन गए थे और वहाँ और चाचा के नाम से फेमस है। काबुलाई खान, जिन्हें फारस और भारत को शामिल करते हुए जो राजनीतिक मशीनों पर कई देशों को उन पे भेजा गया, मशीनीकरण पे भेजा गया था और वो इन सभी को प्रभावित किया और वहाँ पे एक उल्लेखनीय खाते को पीछे छोड़कर मंगोली ने अपने राजनीतिक या उनके अधिकारों को एक विशाल क्षेत्र स्थापित कर लिया था। मतलब वो व्यापार के साथ साथ अपना एक अलग ही क्षेत्र बना लिया था, जिन्होंने एक बहुत बड़ा संपन्न व्यापार वहाँ पर किया। और उन्होंने एक मध्य एशिया की जो घटना बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी, वो मध्य एशिया में इस्लामी शासकों ने जो 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया था उन्होंने 1453 में, जिसके कारण कई राज्य उत्तर भारत में स्थापित हो गए थे और इन राज्यों में आपस में जो हिंसक युद्ध की शुरुआत हुई। लेकिन कुछ छोटे छोटे राज्य जैसे कि बंगाल और पलास और जो चोल राजा थे, तो इन भारत के 4 शताब्दियों तक ये राज्य चलता रहा और राज्य में अपने पड़ोसी राज्य के साथ साथ लगातार वो एक दूसरे से आपस में ही लड़ते रहे। और तुर्की में जो हमला हुआ था, देखा जाए तो जिसके कारण कमजोरियों ने फ़ायदा उठा लिया, तो इन राज्यों को अपने में नियंत्रण में लाने की कोशिश करती। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, जो एक विशाल साम्राज्य को स्थापित करने में सफल रहा, लेकिन ये 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य जब पूरे भारत में साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहे, लेकिन इनके जाने के बाद मुगल बादशाह जो शाहजहाँ थे, वो अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ थी उनकी तो उनकी याद में उन्होंने एक ताजमहल बनवाया था। और ये बहुत मतलब देखा जाए तो 20,000 जो श्रमिक थे और जिसके निर्माण में 40 करोड़ रुपए उस समय लगे थे, तो ये पूरा करने में 20 साल लगे थे। तो ये देखा जाए तो ये मेरी जानकारी में है। तो वहाँ पे जो मुगलों का जो साम्राज्य स्थापित हुआ था, उसके बाद जैसे जैसे ये रासायनिक और वैज्ञानिक तरीके से उस सदी में आए, फिर उन्होंने जो भौगोलिक तौर पे या वैज्ञानिक तौर पे या खगोलीय तौर पे इनके अकाउंट को या इनके विकास को लेके आए। उसके बाद ये कहा जाता है कि विज्ञान के क्षेत्र में जो विश्व जो नेता है, इनकी शुरुआत अरब देश से हुई थी और इनकी वास्तुकला या पुस्तकालय जो वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं स्थापित की हुई थी। और मध्यकाल में इनकी विशेषताएं जो थी, फीचर ऑफ द मिडिल पीरियड, तो इन मध्यकाल में इनकी विशेषता ये थी कि इस काल में कोई भी ऐतिहासिक स्मारक या मंदिर का निर्माण नहीं कराया गया था। दूसरा था और जैसे मध्यकाल में इस टाइम ऐतिहासिक इमारतें और मंदिरों का निर्माण कराया गया था, जैसे कि ताजमहल है। और दूसरा है जाति व्यवस्था को और भी सख्त हो गई थी और इस अवधि के दौरान इनके विकसित भाषाओं पर विशेष जोर दिया जाता था। तीसरा है कि वर्तमान समय में भोजन और कपड़े जो खा रहे थे या पहन रहे थे, तो मध्यकाल में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे या उनके पहनावों को बहुत ज़्यादा
साख मिली थी या पहचान मिली थी। चौथा है मध्यकाल में भारत को हिंदू और मुस्लिम संस्कृति में मिला दिया गया और ये बहुसंस्कृति सोबदी, मतलब यहाँ पे बहुत सारी संस्कृतियाँ इकट्ठी हो गई और धार्मिक समुदाय में अंतर या मिश्रण के साथ इस अवधि में एक सांस्कृतिक विकसित हुआ और वो संपन्न भी हुआ। और ये सब जिसमें कहते हैं कि भारत में एकता में अनेकता देखने को मिलती है, तो ये हमारी 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य में ये भारत में आई थी, जिसमें हम मुग़ल हैं या जो बाहर के लोग आए थे, वो उन्होंने भारत को एक सभी तरह के धर्म, जाति और लोगों को इसमें रहने के लिए बनाया। या यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा था कि बाहर के जो तुर्क से, ईरान से, अफ़गान से, काबुल से जो लोग आए थे वो भारत में आकर बस गए और बाद में इन्होंने अपने अपने नामों के हिसाब से, अपने अपने वर्चस्व के हिसाब से उन्होंने मंदिर, मस्जिद या ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण कराया और वो बाद में जाके आज तक बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। तो आपका ये 7th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हो गया। ज्योग्राफी के आपके चैप्टर 2 हो गए, तो कुल मिला के 3 चैप्टर हो गए हैं। कल हो सकता है तो हम 7 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे।